फ्रेंड्स नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यह रिप्रोडक्टिव एज के महिलाओं में यह इवेंट्स होता है। जनरली यह फीमेल बेबी जब जन्म लेती है और जन्म के बाद जब वह प्यूबर्टी के एज को अटेंड करती है, उस दौरान एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इस तरह का जो साइकिल होता है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में यह घटित होता है। मीन्स यह परफॉर्म किया जाता है रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसके तहत। तो इसमें आते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जनरली देखेंगे कि किसी प्यूबर्टी एज को अटेंड की हुई जो फीमेल होती हैं उनमें यह मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग हर महिलाओं में देखेंगे तो 28 से 30 दिन का, या किसी किसी महिलाओं में यह 35 डेज तक का भी हो सकता है। जनरली जो माना गया है वह 28 डेज का मैक्सिमम फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसका ड्यूरेशन 28 डेज का होता है, लेकिन किसी किसी महिलाओं में यह 30 डेज और 35 डेज का भी हो सकता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वह 28 डेज और 30 डेज और 35 डेज तक हो सकता है। नॉर्मल वे में मेंस्ट्रुएशन जो होता है वह एक साइक्लिक इवेंट्स है। मीन्स एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर के दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक के जो बीच की जो अवस्था है उसमें बहुत सारा जो एक्टिविटी होती है, इवेंट्स होती है, वो घटित होती है। फिर जब मेंस्ट्रुएशन हो जाता है फिर उसके बाद एक प्रोसेस, फिर इवेंट जो होता है वह घटित होता है। इसलिए चूंकि यह एक के बाद एक रिपीटेडली इवेंट्स जो है परफॉर्म किया जाता है सेक्सुअल ऑर्गन के द्वारा, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मीन्स साइक्लिक वे में इसका इवेंट जो होता है वह परफॉर्म किया जाता है सेक्सुअल ऑर्गन्स के द्वारा। इसमें अब आते हैं ओवरी के अंदर, जो पहले बात पा चुके हैं। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बने होते हैं और वो फॉलिकल जो होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी सेकेंडरी oocytes के रूप में होते हैं। वह सेकेंडरी oocytes ओवम के रूप में बाहर निकलता है। मीन्स ओवुलेशन के दौरान वह ओवरी से निकल करके यूट्रस के फॉलोपियन ट्यूब में आता है। यह ओवुलेशन कब होता है, फॉलिकल्स कब बनते हैं, उनमें कौन कौन सा इवेंट्स होता है, किसके द्वारा ये इवेंट्स जो होते हैं वह प्रभावित होते हैं, इफेक्टेड होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान फीमेल के यूट्रस में बहुत सारा जो सेल्स होता है, जो एंडोमेट्रियम होता है, वह एंडोमेट्रियम जो पहले से प्रोलिफरेटिव रहता है, उस एंडोमेट्रियम के जो इनर जो वाल होता है उस वाल का शेडिंग आउट होता है। मीन्स वो वाल जो होते हैं प्लस ब्लड वेसल्स शेडेड आउट होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। और चूंकि ब्लड वेसल्स के जो वाल होते हैं वो भी शेडेड आउट होते हैं, इसीलिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग होता है और वह ब्लीडिंग वेजाइना के सहायता से वह बाहर निकलता है। तो यह है मेंस्ट्रुएशन, इसको कहते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मीन्स क्या हुआ, द endometrium of the uterus and blood vessels shedded out through vagina in the female is termed as menstruation। तो यह मेंस्ट्रुएशन फेज है। इसमें कई फेज में बांटा गया है मेंस्ट्रुएशन को। पहला फेज होता है वह मेंस्ट्रुएशन फेज है, दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज होता है, तीसरा फेज ल्यूटियल फेज, और चौथा जो होता है वह नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फर्स्ट फेज क्या है। एट द स्टार्टिंग डेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन मीन्स जो ब्लीडिंग होता है फीमेल में उस डेट से अगर शुरू करेंगे तो उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। मीन्स जब कोई भी ओवम मीन्स सेकेंडरी oocyte ऑफ द फीमेल इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म देन दैट रीच टू द यूट्रस and the wall of the uterus means endometrium and blood vessels shaded out with the ovum through vagina, this is called menstruation। means जब कोई भी ओवम यानी सेकेंडरी oocyte यूट्रस के फॉलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज नहीं होता है, उस समय वह ओवम सेकेंडरी oocyte के रूप में यूट्रस के अंदर आता है। उस समय यूट्रस का जो वाल होता है
इंडोमेट्रियम इंडोमेट्रियम तथा ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो वहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं और वहाँ से ओवम के साथ, उसके वाल के साथ कुछ ब्लड जो होता है, वाल के कुछ लेयर्स जो होते हैं उनके साथ ब्लड के साथ जो है वह ओवम वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है। इसी फेज को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यह जो है कंप्लीट होता है लगभग 3 to 5 डेज में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वह लगभग 3 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाता है। एक किसी भी नॉर्मल फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है वह 3 to 5 डेज का होता है। इससे अगर कम होता होगा तो उसे हम लोग ओलिगोमेनोरिया कहेंगे और इससे अधिक होगा तो इसे हम लोग मेनोरेजिया कहेंगे। तो इस तरह से इसका जो फेज है मेंस्ट्रुएशन 3 to 5 डेज में ही कंप्लीट होता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल फेज कितना दिन में कंप्लीट होता है? 3 to 5 डेज में। मेंस्ट्रुएशन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका ड्यूरेशन 28 डेज to 30 डेज कह सकते हैं। किसी किसी फीमेल में या 35 डेज तक भी हो सकता है। यह हो गया ड्यूरेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन। और उसमें जो फर्स्ट फेज है यानी मेंस्ट्रुएशन फेज मींस ब्लीडिंग फेज ऑफ द फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 3 to 5 डेज। या 3 से 5 दिन में हर फीमेल में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आगे जब मेंस्ट्रुएशन मींस ब्लीडिंग हो गया, उस होने के बाद अब क्या होता है? फॉलिकुलर फेज आता है। मींस अब जो है जो पहले से ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं वे फॉलिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे? मैच्योर होते हैं। फिर से रिपीटली मैच्योर होना शुरू करेंगे क्योंकि जब वो सेकेंडरी oocyte बनाते हैं यानी ग्राफियन फॉलिकल्स के रूप में हो जाते हैं तब जाकर के जो वो oocytes होते हैं वो वहां से बाहर निकलते हैं। मींस यहां अगर देखेंगे हम लोग तो सपोज दिस इज द oocyte और उस साइड में यह जो है कौन सा है? तो यह प्राइमरी फॉलिकल है। फॉलिकल बताए थे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल के बाद बताए थे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है मैच्योर फॉलिकल होता है। इसमें बीच में एक न्यूक्लियस है। उसके बाद बताए थे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ था? इसमें 2 लेयर बन गया था। बाहर से एक जो था वह ग्रैनुलोसा सेल्स और अंदर में जो था यहाँ पर यह जो है वह थीका बना लिया था, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल जो है ये बने। टर्शियरी फॉलिकल जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर एक कैविटी बन जाता है। इस कैविटी को हम लोग एंट्रम कहते हैं और यह जो होता है आपका न्यूक्लियस है। तो ये कैविटी हो गया आपका एंट्रम और यह जो है बीच में हो गया न्यूक्लियस। इसको कहते हैं हम लोग टर्शियरी फॉलिकल। और उसके बाद यह मैच्योर होकर के बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है कि यहां पर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस जो होता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, ये हो गया थीका इंटरना, ये हो गया थीका एक्सटर्ना। यहां पर हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया एंट्रम। अब यहां से यह जो न्यूक्लियस है ये प्रो न्यूक्लियस के रूप में हो जाता है और ये ग्राफियन फॉलिकल जब फिर से रप्चर करेगा तो यह सेकेंडरी oocyte वह क्या होता है? बाहर निकल आता है। इसके बाहर ये ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं और इसके जो अंदर होता है ये जोना पेलुसिडा होता है। इस तरह से यह ओवम बाहर निकल गया, मींस सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। ये फॉलिकुलर फेज क्या है कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन मींस ब्लीडिंग पीरियड के बाद ओवरी के अंदर जो पहले से प्राइमरी फॉलिकल मौजूद रहते हैं उन प्राइमरी फॉलिकल्स में धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट हो करके यह जो oocyte था वह oocyte मीन सेकेंडरी oocyte, यह oocyte ग्राफियन फॉलिकल्स बनाया। ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वह मैच्योर फॉलिकल है और वह ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल जब रप्चर करता है तो उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकला और यही इसी पीरियड को हम लोग कहते हैं ओवुलेशन फेज।
ये जो है क्या है, ओवुलेशन फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आया बीच में यहाँ ओवुलेशन फेज, और उसी के बीच का जो फेज होता है उसे कहते हैं फोलिकुलर फेज, मीन डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल इज टर्म्ड एज फोलिकुलर फेज। और यहाँ हो गया ओवुलेशन। ओवुलेशन जो होता है दोनों पीरियड के, मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर देखेंगे तो फर्स्ट डे से अगर लेंगे और जहां मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट होता है मीन्स 28 दिन का लेते हैं, तो 28 दिन में ये 14th डे जो होता है वह ओवुलेशन डे होता है। जनरली जिस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है उस फीमेल में ओवुलेशन 14वां दिन होता है, मीन्स 14th डे को जो होता है 14वें दिन को या मिड ऑफ द साइकिल ओवुलेशन होता है, मीन्स ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आता है। इसी को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं एट द मिड ऑफ द साइकिल। उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मीन्स होता है कि जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के ओवम उसमें से बाहर निकल गया, मीन्स सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, उसके बाद यह सेकेंडरी oocyte फॉलिपियन ट्यूब में इंटर करेगा, यूट्रस के फॉलिपियन ट्यूब में, और यह जो ग्राफियन फॉलिकल है यह कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। मीन्स रप्चर जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं ये क्या बन गए, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ध्यान से सुनिएगा, बहुत हर स्टेप पर क्वेश्चन आता है इसमें नीट के एग्जामिनेशन में। ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होने के बाद उसमें से सेकेंडरी oocyte निकल गया और दैट ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज टर्म्ड एज द ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ ल्यूटियम बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, इसीलिए इस फेज को हम लोग कहते हैं ल्यूटियल फेज। यह कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसका फंक्शन हम बताएंगे उसके बाद आते हैं ल्यूटियल फेज के बाद जब यह सेकेंडरी oocyte यूट्रस के फॉलोपियन ट्यूब में पहुंच गया है ओवुलेशन के बाद, वहां जाने के बाद अगर उसको स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए उपलब्ध नहीं होता है तो वहां से वह फिर मूव करता है यूट्रस की तरफ। कौन, सेकेंडरी oocyte मींस ओवम फॉलोपियन ट्यूब से होते हुए वह मूव करता है टुवर्ड्स द यूट्रस। यूट्रस के बॉडी में आने के बाद फिर वहां वो प्रोसेस शुरू होगा, मींस इंडोमेट्रियम का वॉल, लाइन ऑफ द इंडोमेट्रियम एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द इंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेटेड एंड with the blood the ovum comes out through the vagina into the outer world। तो इस तरह से यह फिर से एक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया। ठीक, क्योंकि यह साइक्लिक इवेंट में जो है घटित हो रहा है इसीलिए इसका नाम हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आते हैं ये सभी घटना जो है जितना भी इवेंट्स घट रहा है इसका बहुत बड़ा कारण होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स का उपस्थिति, कौन कौन हार्मोन कितना लेवल पे होंगे तो कौन सा घटना घटित होगी, और उनका जो नंबर है, जो संख्या है, यानी ब्लड में कितनी मात्रा में होगी तो कौन सी घटना घटेगी, ये अभी हम इसके बाद बताने जा रहे हैं। दिस इज द मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज के दौरान अगर इस लाइन में देखेंगे तो यह है यूट्रस इवेंट। मींस यूट्रस में कैसा इवेंट होता है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जिस समय ब्लीडिंग होती है, मींस ब्लड बाहर निकलता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है बाहर निकलता है वेजाइना के द्वारा, उस दौरान जो यूट्रस का जो स्टेज है, यूट्रस का जो यह इंडोमेट्रियम है, देख रहे हैं धीरे 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 डाउन हो गया। यहाँ यह 3 से 5, सपोज 3 से 5 डेज है ये, तो इस दौरान जो है ये उसका जो लेयर होता है उससे डेड आउट हो गया, शरीर से बाहर निकल गया। उसके बाद धीरे धीरे यह लेयर जो होता है वह फिर से प्रोलिफरेट होने लगता है, मींस यूट्रस का जो इनर वॉल है आफ्टर द मेंस्ट्रुअल फेज फिर से वह रिपेयर होने लगता है और प्रोलिफरेशन होकर के फिर से उसका रिपेयरिंग कंप्लीट हो गया। कब तक, ओवुलेशन तक कंप्लीट हो गया। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद भी वो अभी प्रोलिफरेट हो रहा है, और जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद जब ओवम फॉलोपियन ट्यूब में इंटर किया, वहां से जब यूट्रस में आएगा उस समय तक इसका यानी यूट्रस का जो इनर लेयर है उसका प्रोलिफरेशन जो होता है पूरा कंप्लीट हो गया रहता है, जो पिकअप है। उसके बाद जो है जैसे ही ओवम यूट्रस में आता है फिर से यूट्रस का वाल जो होता है वह धीरे 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 धीरे
शेड आउट होने लगता है, मैंने डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वाल जो है धीरे धीरे टूट जाता है। तो इस तरह से आप इसको ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं कैसे कब लाइनिंग जो होती है धीरे धीरे शेडेड आउट होता है और कब लाइनिंग जो है प्रोलिफरेशन के दौरान या डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान यूट्रस इवेंट क्या क्या होता है ये बताए। इसी दौरान अब आते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान दो तरह के हार्मोन ओवरी से निकलते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया ओवेरियन हार्मोन इवेंट्स। ओवरी से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक हार्मोन जो है वह होता है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन जो होता है वह है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वह फॉलिकल्स से निकलता है, यानी ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बनते हैं उससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन ओवरी में ओवम बनने में सहायक होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए यह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल और फॉलिकुलर फेज तक जो है वह लगभग अब बढ़ रहा है, यहाँ ये आकर के पीक लेवल पर होता है। मीन्स मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान इसका लेवल जो होता है लगभग एक लेवल में होता है। उसके बाद धीरे 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 फॉलिकुलर फेज की तरफ जाने के दौरान यह धीरे धीरे बढ़ता है। मीन्स फॉलिकल फेज एस्ट्रोजन जो होता है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में सहायक होता है, इसीलिए फॉलिकुलर फेज की तरफ इसका जो है लेवल है वह ग्राफ में बढ़ रहा है। मीन्स एस्ट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स इन द ओवरी। यह हुआ। उसके बाद जिस समय यह ओव्यूलेशन हुआ, ध्यान दीजिएगा, जिस समय इसमें से ओवम निकल गया उसी समय यह तुरंत जो है इसका लेवल डाउन हो जाता है। मीन्स द एस्ट्रोजन हार्मोन इज very very essential for the development of the follicles in the ovary, and after ovulation the level of estrogen will become down and at the normal level, जो पहले लेवल पर था उस लेवल पर आ गया। ठीक है। उसके बाद एक और हार्मोन बताया आपको जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है और भी सोर्स से निकलता है, जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी निकलता है। तो यह प्रोजेस्टेरोन लेवल का भी इसका भी जो हार्मोन है ये ओवरी से भी निकलता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी निकलता है। इसका भी लेवल जब लगभग जो है एक लेवल में नॉर्मल अवस्था में होता है, और यह लेवल कब बढ़ता है यानी कब राइज करता है, जब यह ल्यूटियल फेज में होता है। ल्यूटियल फेज में देखिए ये जो इसका लेवल जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का वह बढ़ गया है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेशन ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा ही प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन यानी सिंथेसिस होता है। तो यह जो प्रोजेस्टेरोन था वह एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकला था जो नॉर्मल एक लेवल मेंटेन किया हुआ था, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन गया आफ्टर रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, then graphial follicles transformed into the corpus luteum and corpus luteum starts to secrete progesterone. That's why the level of progesterone is increased in the luteal phase. Okay? तो इस दौरान यह ल्यूटियल फेज का लेवल जो है वह बढ़ गया। फिर जब ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, इस समय यूट्रस का जो वाल का लाइनिंग का जो प्रोलिफरेशन फेज है, यह प्रोलिफरेशन जो होता है पूरा पीक लेवल पर होता है। मीन्स प्रोजेस्टेरोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग द बेड इन द यूट्रस फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम टू इम्प्लांट इन द यूट्रस। तो इस तरह से इम्प्लांट होने, ये जो बना हुआ है, ये जो लेयर बना हुआ है, मीन्स यूट्रस का जो इनर वॉल है, इंडोमेट्रियम है, उसका प्रोलिफरेशन होकर करके जो बेड बना है, गद्दी नुमा बेड बन गया, थोड़ा सा मोटा बन गया। ये क्यों बना हुआ है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही ये प्रोलिफरेशन का जो रेट होता है वो हाई होता है, जिससे कि यूट्रस एक बेड बना देता है। किसके लिए? जब फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्रस में आएगा तो वह यहाँ पर इम्प्लांट होगा और उस फर्टिलाइज्ड एग के लिए यहाँ पर एक बेड बन जाएगा और उस बेड से अधिक न्यूट्रिशन वह प्राप्त कर सकता है। इसीलिए यह जो लेयर होता है वह थोड़ा थिक हो जाता है इंडोमेट्रियम का एट द स्टेज ऑफ द ल्यूटियल फेज, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है
वह इंडोमेट्रियम के प्रोलिफरेशन में सहायक होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर तो इस तरह से यह हो गया ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो ओवरियन हार्मोन है उनका इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रोल है। तो जैसे ही फिर ल्यूटियल फेज खत्म होगा, मींस कॉर्पस ल्यूटियम जब जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब फिर जो होता है वह यूट्रस में आएगा और वहां से निकलेगा। उस समय कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वह कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस एल्बिकेंस, और उस समय प्रोजेस्टेरोन का लेवल तुरंत डाउन हो जाता है। और डाउन होने से फिर देखिए जैसे डाउन हुआ वैसे वैसे फिर से इसका जो इंडोमेट्रियम का लेयर है, यानी यूट्रस का इंडोमेट्रियम का लेयर होता है वह धीरे थिन होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसका लेयर डिसइंटीग्रेट करने लगेगा और धीरे धीरे जो है वह पतला हो जाता है। तो इस तरह से इसका रोल हो गया प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का यूट्रस के इनर वॉल के मींस इंडोमेट्रियम के थिन होने में और थिक होने में क्या क्या रोल है, ये दोनों बता दिए। ओवेरियन हार्मोन्स का क्या रोल है इसमें मेंस्ट्रुएशन के दौरान। अब आते हैं पिट्यूटरी हार्मोन इवेंट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक और इवेंट्स होता है, कुछ और हार्मोन पाए जाते हैं जो हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं जो मेंस्ट्रुएशन में सहायक होते हैं। एक होता है FSH मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH, उसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिएगा ध्यान से, यह दोनों जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ है। यह FSH मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ होने के लिए, मींस बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, इसीलिए इसका नाम हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसी की सहायता से जो होता है फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, हो पाता है। और एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका भी वही काम है कि यह जो होता है जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अधिक होता है तो उसमें देखिए इसका लेवल कम है। जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डाउन हो रहा है वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ रहा है, एक पीक पर जाता है। जब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पर होता है उस समय ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के कगार पर होता है। जब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब उसका लेवल पीक पर जाता है उस समय यह ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, क्योंकि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वह फॉलिकल्स को के डेवलपमेंट में सहायक होता है, मैच्योरेशन में सहायक होता है। तो जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे फॉलिकल्स जो है उनका डेवलपमेंट होते गया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। जब ये पीक लेवल पर चला जाएगा उस समय ग्राफियन फॉलिकल इतना मैच्योर हो गया रहेगा कि अब फटने के कगार पर आ गया, यानी अब रप्चर कर जाएगा। तो इस तरह से LH जो है जब पीक पर था उसमें यह ब्रस्ट कर गया, और जैसे ही ये ब्रस्ट कर गया वैसे ही इसका लेवल जो होता है धीरे धीरे डाउन हो जाता है। मींस अब फिर से, अब देखिए यहां से फिर ये डाउन हो गया और डाउन होकर के फिर धीरे धीरे एकदम डाउन हो गया। अब यहाँ जो है देखिए फिर से FSH का लेवल बढ़ेगा, मींस आफ्टर नेक्स्ट साइकिल, मींस आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फिर जो है इसका लेवल यहाँ आ गया, और यहाँ से फिर वह फॉलिकल के स्टिमुलेटिंग होने में सहायक होता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वह फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ग्रोथ के लिए, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसके ग्रोथ में सहायक होता है, मींस ग्रोथ कराता है। तो इस तरह से यह LH जब सर्ज होता है इसको कहते हैं हम लोग LH सर्ज, मींस धीरे धीरे बढ़ना, और जिस समय पीक लेवल पर होता है उसमें ओवुलेशन होता है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसमें से एट प्यूबर्टी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप क्वेश्चन दोबारा आते हैं। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय फीमेल में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, और वह एज इंडिया में 12 या 13 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक होता है। जिस समय फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल बेबी में होता है, मींस फीमेल जो प्यूबर्टी को अटेंड कर चुकी है होता है, उसको हम लोग कहते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं? मेनार्क। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशन इन द फीमेल इज दैट स्टेज एंड दैट एज इज नोन एज मेनार्क। उस स्टेज को हम कहते हैं मेनार्क, जब पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। और जब एक रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है उसे कहते हैं हम लोग मेनोपॉज।
मेनोपॉज, और यह एज जो है वह लगभग 45 टू 50 ईयर्स तक होता है। यानी इंडिया में मेनोपॉज का जो एज है वह है 45 टू 50, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने का, स्टॉप होने का जो एज है 45 टू 50 है। और मिनार्क मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने का जो एज है फीमेल में वह कितना है, लगभग 13 टू 14 ईयर्स एज जो होता है वह मिनार्क का एज होता है। इस समय फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ध्यान सुनिएगा, फिर से एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं कैसे कैसे हुआ। मीन्स एक किसी भी फर्टिलाइज एज की जो वुमेन होगी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 30 दिन का होता है, जनरली 28 दिन का ही होता है। और उसमें ओवुलेशन जो होता है वह मिड ऑफ द साइकिल मीन्स 14वां दिन होता है। और इस तरह से ये जो साइकिल होता है यानी ओवम वहां से निकला और निकल कर करके फिर आता है फैलोपियन ट्यूब में। वहां जाने के बाद अगर फर्टिलाइज हो गया तो फिर वो आकर के यूट्रस में के जो यूट्रस का जो बेड है इंडोमेट्रियम उसमें आकर के इम्प्लांट होता है। और इम्प्लांट जब हो जाएगा तो यह कॉर्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन निकल रहा था प्रोजेस्टेरोन, वह बंद हो जाएगा, यह कॉर्पस अल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा। और अब प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वह प्लेसेंटा से निकलने लगेगा। मींस जब फर्टिलाइज्ड ओवम when fertilized ovum is implanted in the uterus, then the progesterone hormone is secreted from the placenta of the female। तो उस प्लेसेंटा से जो होता है वह प्रोजेस्टेरोन निकलने लगता है और यह कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस अल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है आपको ये घटना आपको बताए कैसे कैसे यह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है। अब कुछ और इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बता देना चाहेंगे हम। यह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जो बताया आपको 28 डेज, जनरली एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वह 28 दिन का होता है। और इसमें जो ओवुलेशन है यह पहला दिन हो गया, यह 28 डेज हो गया। और इसमें जो जो ओवुलेशन होता है वो 14th डे को, यानी बीच मिड ऑफ द साइकिल जो होता है वह ओवुलेशन होता है। ये अभी हम बताया आप लोगों को। इस ओवुलेशन का जो टाइम है यह डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। आप इधर से गिनेंगे तो जिस दिन पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ है यानी मेंस्ट्रुअल जो फेज है उस दिन से लेकर 14वां दिन जो है ओवुलेशन होगा। और इधर से देख रहे हैं कि इधर से 14वां दिन है लगभग, जब किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है, तब ये तो बीच में है, 14वां दिन इधर से भी या 14वां दिन इधर से भी। तो इसमें अब ओवुलेशन का डेट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तब कैसे निकालेंगे? किसी किसी फीमेल में यह जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल सपोज 35 डेज का है, तब यहां से अगर मानते हैं ये फर्स्ट डे हो गया, ये हो गया 35 डेज। अब इसमें अगर आप निकालना चाहेंगे कि 14वां दिन जो है आपका ओवुलेशन हो गया, तो यह आपका गलत आंसर भी हो जाएगा और गलत आपका आइडिया भी हो जाएगा। इसमें से होता क्या है, इसमें से होता क्या है कि ये ओवुलेशन इससे 14वां दिन नहीं होता है, बल्कि कॉर्पस ल्यूटियम के एज के अनुसार जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम सपोज ओवम गया है आपके फैलोपियन ट्यूब में, वहां जाने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जो है फिर से कॉर्पस अल्बिकेंस में चेंज होता है। तो जिस समय कॉर्पस ल्यूटियम डेट करता है यानी खत्म होकर के कॉर्पस अल्बिकेंस में चेंज हो गया, ध्यान सुनिएगा, जिस समय कॉर्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट होकर के कॉर्पस अल्बिकेंस में चेंज होता है वह जो है उसका एज हो गया कॉर्पस ल्यूटियम का। तो कॉर्पस ल्यूटियम का एज जो होता है वो कितना होता है? 14 दिन का होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का जो एज है वह 14 दिन का होता है। मीन्स अगर यह पहला दिन है और यह 35 डेज है, और किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन का है, उसमें बता रहे हैं कि उसमें ओवुलेशन किस दिन होगा। तो हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम का एज जो है वह एकदम फिक्स एज है,
कॉर्पस ल्यूटियम का जो एज है वह एकदम फिक्स है कि 14 दिन का ही होता है। तो इधर से अगर हम आएंगे तो इसके 14वें दिन माने मीन्स क्या हो गया, अगर हम लोग 35 में 14 डेज अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 में से 4 जाए 1 और यहाँ 2, यानी यहाँ 21 डेज, 21वां दिन। मीन्स इधर से आएंगे तो इसके 21वें दिन जो है, मीन्स जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया उस दिन से उसके 21वें दिन क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। मीन्स जिस फीमेल में या फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिन का होता है उसमें ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेंस्ट्रुएशन फेज जिस दिन शुरू होता है मेंस्ट्रुएशन उसके 21वें दिन ओवुलेशन होता है। जिस फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन का होगा उसमें मेंस्ट्रुएशन जिस दिन शुरू हो गया उसके 16वें दिन मेंस्ट्रुएशन होगा। और जिसका 28 डेज का होता है उसमें सपोज ये हो गया 28 डेज, तो इसमें 14वें दिन माने इधर से कर लेंगे 14वां दिन और इसका जो होगा 14वां दिन, क्योंकि दोनों के बीच में है 28 दिन का होता है इसलिए मिड में ऑफ द साइकिल, या इसमें से घटाएंगे 28 में से 14 तो 14, क्योंकि ये जो एज है यह कॉर्पस ल्यूटियम का एज है और वह एज फिक्स होता है। ओवुलेशन जो होता है इसी पर डिपेंड करता है, जितना इसका लाइफ साइकिल हुआ माने जिस दिन ओवुलेशन होता है उसी दिन वह ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, यानी उसी दिन जन्म ले लिया तो जिस दिन जन्म लिया उसी दिन जो होता है ओवुलेशन होता है। कंफर्म हो गया। और जिस दिन मर गया तो मरना इसका एकदम फिक्स है कि 14 दिन के बाद मर ही जाएगा, तो जिस दिन वह मरा उसके पीछे आएंगे उसके 14वें दिन माने इससे पीछे आएंगे उस दिन उसका ओवुलेशन हुआ होगा उस फीमेल में। जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन फीमेल में सेक्सुअल जो अर्ज होता है वह बहुत ज्यादा होता है, मीन सेक्सुअल एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि ओवम जो है वह इंतजार करता है किसका, स्पर्म का, ताकि वह फर्टिलाइज हो सके। तो इस तरह से हम लोग देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है, कौन कौन हार्मोन इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए जरूरी है और किस किस हार्मोन का इस पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके आधार पे अब एक और क्वेश्चन बनता है, ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी हम बताए थे आपको कि ओवम क्या है, ओवम इज द सेकेंडरी oocyte जो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद निकलता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा इसका फिगर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, यह है, इसके इसमें 2 लेयर होता है ऐसे, इसके बाहर जो बहुत सारे सेल्स के लेयर होते हैं, यह हो गया ग्रेनुलोसा सेल। इसके अंदर जो है यह है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। इसके बाद का जो लेयर है इस लेयर को कहते हैं वर्टिलाइन मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं वर्टिलाइन मेम्ब्रेन। यह है ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर जो बाहर की तरफ है। उसके बाद जो ये लेयर है, जो ये लेयर दिखाई दे रहा है, ये लेयर है आपका जोना पेलुसिडा, ये लेयर हो गया जोना पेलुसिडा। उसके बाद यह जो लेयर बताए आपको यह हो गया वर्टिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। और जोना पेलुसिडा और वर्टिलाइन मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे कहते हैं पेरी वर्टिलाइन स्पेस, वर्टिलाइनर स्पेस। यह जो पेरीवेंटिलेटर स्पेस जो है यह इस
ओवम को एकोमोडेट करता है, मीन्स चूंकि इसमें फ्लूइड होता है, यह इसको एकोमोडेट करने का काम करता है। इसमें से यह जो लेयर है, इस लेयर में मीन्स ये जो आपका पेरिवेंट्रिकल स्पेस है, इसी में यहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी होता है जो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, और यहां होता है एक प्रोन्यूक्लियस। जिसमें क्रोमोसोम्स का संख्या जो होता है वह n की अवस्था में होता है, यानी हैप्लॉइड नंबर होता है। और इसमें बाकी जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसी साइटोप्लाज्म की सहायता से यह जो है इसको एक थ्रिल मिलता है, यह न्यूट्रिशन मिलता है, बहुत सारे उसमें और भी पार्ट्स पाए जाते हैं। तो यह हो गया न्यूक्लियस, जिसमें क्रोमोसोम n की अवस्था में है। ओवम में स्ट्रक्चर में फिर से देख लीजिएगा एक बार, बाहर जो है यह ग्रेनुलोसा सेल्स है, उसके बाद का जो लेयर है वह ज़ोना पेलोसिडा लेयर हो गया। सबसे अंदर यानी ओवम के सबसे बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन है, यह सेल मेम्ब्रेन इसका नाम है। यह सेल मेम्ब्रेन जो है इसको हम लोग कहते हैं वर्टलाइन मेम्ब्रेन, और ज़ोना पेलोसिडा और वर्टलाइन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे पेरीवर्टलाइन स्पेस कहते हैं। और इस स्पेस में जो है वह फर्स्ट पोलर बॉडी होता है जो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर जाता है। अब जब यह ओवम फर्टिलाइज होने की स्थिति में होता है, ये क्या है? सेकेंडरी ओसाइट। यह क्या है? सेकेंडरी ओसाइट। ध्यान रखिएगा, यह जो है सेकेंडरी ओसाइट है। यह इसी सेकेंडरी ओसाइट के द्वारा जो होता है ये बाहर निकला हुआ किससे? जब ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर किया था, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया था तो यही ओवम जो है वो बाहर निकला है। अभी भी इसमें मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। बताए थे कि मियोसिस सेल डिवीजन सेकेंड इज कंप्लीटेड इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के फैलोपियन ट्यूब में कंप्लीट होता है। वो भी कब? जब यह सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो जाता है ओवम से, उस समय जो है इसमें मियोसिस सेकेंड जो होता है वह कंप्लीट होता है। और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यह सेकेंडरी oocyte उसी रूप में, यानी अधूरा, इनकम्प्लीट, विदाउट मियोसिस सेकेंड पूरा किए ही वह शरीर से बाहर निकल जाता है मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ में। तो यह हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम। इसके बाद यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तथा अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखें। हम उसका जवाब देने के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।